महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है और अनुभव हमें बताता है कि परिवर्तन के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, कर्म भी चाहिए। स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं समकालीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ब्लू सिटीज, नीले शहर। जी। ये सिर्फ समुद्र किनारे बसे शहर नहीं है, ये तो 21वीं सदी में ग्लोबल साउथ मतलब विकासशील और उभरते देशों के तटीय शहरों के कायापलट की कहानी है। बिल्कुल। कैसे पारंपरिक बंदरगाह, वो पुराने पोर्ट्स, अब ग्लोबल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के डायनामिक हब बन रहे हैं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारी ये चर्चा पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन यानी PRF में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है। हम इसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। जी। और हाँ, UPSC की तैयारी कर रहे साथियों के लिए ये टॉपिक खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, कई GS पेपर्स के हिस्सों को छूता है। बिल्कुल, कई सारे डायमेंशंस हैं इसके। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये बदलाव हो कैसे रहा है, ग्लोबल साउथ के इन शहरों के सामने क्या अनोखी चुनौतियां हैं और सबसे जरूरी, उन्हें अवसरों में कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। और ब्लू सिटी की ये जो अवधारणा है, इसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ बंदरगाहों को बड़ा करना या कंटेनर क्षमता बढ़ाना भर नहीं है। अच्छा। जी नहीं, ये एक बुनियादी बदलाव है, एक नए इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जो माल ढुलाई से आगे बढ़कर सेवाओं पर फोकस कर रहा है। सेवाएं जैसे ट्रेड फाइनेंस, समुद्री बीमा, डेटा एनालिटिक्स और खास तरह की लॉजिस्टिक सेवाएं। यही वो बदलाव है जो ग्लोबल साउथ के तटीय शहरों को क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली इंजन बना सकता है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये बदलाव औद्योगिक युग के उन बंदरगाहों से, जिन्हें हम बस माल उतारने चढ़ाने की जगह समझते थे, इन आधुनिक ब्लू सिटीज तक, ये हो कैसे रहा है? लगता है सिर्फ क्रेन और गोदामों से बात काफी आगे बढ़ चुकी है। हाँ, बहुत आगे। देखिए, पहले बंदरगाह ज्यादातर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर थे, है ना? जी। आज के ब्लू सिटीज वो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहे हैं। यहाँ ट्रेड फाइनेंस, जटिल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीगल सर्विसेज, तकनीकी इनोवेशन सब एक साथ काम करते हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? अरे, टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा हाथ है। ब्लॉकचेन आधारित ट्रेड प्लेटफॉर्म्स को ही लीजिए। ब्लॉकचेन व्यापार में? जी हाँ, ये ट्रेड डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया को सुरक्षित और एकदम पारदर्शी बनाते हैं। इससे फ्रॉड कम होता है और काम तेजी से होता है। और वो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का भी जिक्र था, वो कैसे काम करता है? हाँ, PCS, पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो पोर्ट इकोसिस्टम के सभी हितधारकों को, मतलब कस्टम्स, शिपिंग लाइंस, ट्रांसपोर्टर्स, कार्गो मालिक, बैंक, सबको एक साथ जोड़ता है, एक ही जगह पे। बिल्कुल। इससे होता क्या है कि सूचना का आदान प्रदान रियल टाइम में होता है, कागजी कार्रवाई कम हो जाती है और तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो जाता है। नतीजा, कार्गो क्लियरेंस में लगने वाला टाइम काफी कम हो जाता है। और साथ ही डेटा ड्रिवन लॉजिस्टिक्स है, वो कंपनियों को रूट ऑप्टिमाइज करने, ईंधन बचाने और डिलीवरी टाइम का सही अनुमान लगाने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली वैल्यू, वो मूल्य सृजन, अब सिर्फ माल को यहां से वहां पहुंचाने में नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को स्मार्ट, कुशल, सुरक्षित बनाने वाली सेवाओं में है, जैसे डिजिटल कस्टम्स ब्रोकरेज, लॉजिस्टिक्स एनालिटिक्स, बीमा, फाइनेंस। एकदम सही पकड़ा आपने। फोकस अब मूविंग बॉक्सेस से मूविंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस पर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा। और यहीं पर ग्लोबल साउथ के अपार संभावनाएं और कह सकते गंभीर चुनौतियां दोनों उभरती हैं। संभावनाएं तो समझ आती हैं, क्योंकि दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। बिल्कुल। ये बंदरगाह शहर वैश्विक व्यापार के महत्वपूर्ण नर्व सेंटर हैं। अगर इनका सही विकास हो तो ये पूरे क्षेत्र के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के एक्सेलरेटर बन सकते हैं। लेकिन आपने चुनौतियों का भी जिक्र किया। अच्छी लोकेशन होने के बावजूद ये शहर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? ये संरचनात्मक अक्षमताएं या स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, ये क्या है असल में? यहीं पर देखिए बात थोड़ी जटिल और चिंताजनक हो जाती है। व्यापार के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, पैसा। जाहिर है। अफ्रीकी विकास बैंक AFDB का एक अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड फाइनेंस गैप है। एक मिनट, 1.7 ट्रिलियन डॉलर? किसे भुगतना पड़ता है? विकासशील देशों के छोटे और मध्यम उद्यमों यानी SMEs को। ओह,
1.7 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो इन एसएमईज के लिए असल दिक्कतें क्या है? उन्हें पैसा क्यों नहीं मिल पाता आसानी से? देखिए, कई कारण हैं। अक्सर उन्हें लोन के लिए बहुत ज्यादा कोलैटरल मतलब गारंटी देनी पड़ती है, जो उनके पास होती नहीं है। पारंपरिक बैंकों की नज़र में वे ज्यादा जोखिम वाले ग्राहक होते हैं, इसलिए क्रेडिट तक उनकी पहुंच सीमित होती है। ओके। इसके अलावा कई देशों में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब नियम कानून उतने विकसित नहीं होते। इससे बैंकों को लगता है कि जोखिम ज्यादा है और वो फिर ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल, पैसा न होने से व्यापार नहीं बढ़ता और व्यापार न बढ़ने से पैसा नहीं मिलता। ये तो वाकई गंभीर बात है। मतलब पैसे की कमी और महंगा कर्ज, ये इन उभरते ब्लू सिटीज की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। क्या बीमा क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या है? हाँ, बिल्कुल। समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस में भी एक तरह का स्ट्रक्चरल बायस, एक संरचनात्मक पूर्वाग्रह दिखता है। वो कैसे? देखिए, इस बाजार पर दुनिया की कुछ गिनी चुनी बड़ी पश्चिमी अंडरराइटिंग कंपनियों का दबदबा है। अब समस्या ये है कि ये कंपनियां अक्सर जोखिम का आकलन करने के लिए पुराने या फिर पश्चिमी देशों के अनुभव पर आधारित मॉडल इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। और ये मॉडल शायद ग्लोबल साउथ के बंदरगाहों की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, उनको सही ढंग से नहीं दर्शाते। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल साउथ के बंदरगाहों को ज्यादा जोखिम वाला मान लिया जाता है, भले ही जमीनी हकीकत शायद कुछ और हो। कई मामलों में ऐसा ही होता है जी। नतीजा ये होता है कि अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी बंदरगाहों से जुड़े व्यापार के लिए बीमा प्रीमियम वो कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। इससे वहां व्यापार करने की लागत बढ़ जाती है, उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है और ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को भी हतोत्साहित कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इन गहरे बैठे हुए पूर्वाग्रहों को कैसे तोड़ा जाए। ये चुनौतियां तो वाकई बड़ी हैं। फाइनेंस की कमी, महंगा बीमा, तो इनसे निपटा कैसे जाए? क्या विकासशील देश अकेले ये कर सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है इसमें? अकेले करना तो बहुत ही मुश्किल है। यहीं पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक यानी एमडीबीज और यूएनसीटीडी, ओईसीडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। उन्हें आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के इन शहरों के लिए वित्तीय और बीमा परिदृश्य को बेहतर बनाने में मदद करनी होगी। वे किस तरह की मदद कर सकते हैं? मतलब कुछ ठोस कदमों के बारे में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। कई रणनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो है ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल को बढ़ावा देना। ब्लेंडेड फाइनेंस? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि बंदरगाह जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकारी या एमडीबीज का पैसा लगाकर शुरुआती जोखिम कम करना, ताकि निजी निवेशक भी पैसा लगाने में हिचकिचाए नहीं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पैसा आए। ओके, ये तो अच्छा है। और दूसरा, क्षेत्रीय क्रेडिट गारंटी योजनाओं को मजबूत करना। ये योजनाएं उन एसएमईज की मदद कर सकती हैं जिन्हें बैंक आसानी से लोन नहीं देते, क्योंकि ये योजनाएं बैंक के जोखिम को कवर करती हैं। अच्छा, ये गारंटी देती हैं एक तरह से। जी। और तीसरा, सॉवरन समर्थित व्यापार वित्त सुविधाएं स्थापित करना। ये केंद्रीय बैंकों या सरकारी एजेंसियों द्वारा समर्थित होती हैं और उभरते बाजारों में फाइनेंस की उपलब्धता मतलब लिक्विडिटी और भरोसा बढ़ाने में मदद करती हैं। ठीक है। और वो बीमा वाले पूर्वाग्रह का क्या? उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए दो मुख्य बातें हैं। पहला, बीमा नियमों और एक्चुअरी मूल्यांकन मतलब जिस प्रक्रिया से प्रीमियम तय होता है उसमें ज्यादा मानकीकरण और पारदर्शिता लाना। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, स्थानीय रूप से प्रासंगिक डेटा के उपयोग पर जोर देना। जोखिम का मूल्यांकन ग्लोबल मॉडल के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, जैसे वहां मौसम का पैटर्न कैसा है, सुरक्षा के क्या उपाय हैं, पोर्ट की अपनी एफिशिएंसी कैसी है, इन सब के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। तो लोकल डेटा ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सैटेलाइट इमेजरी, एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकें ये अब स्थानीय जोखिम का कहीं ज्यादा सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। इससे ग्लोबल साउथ के बंदरगाहों के लिए प्रीमियम कम हो सकता है और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। वाह, मतलब तकनीक यहाँ भी मददगार साबित हो सकती है। ये तो हुई फाइनेंस, नियम और तकनीक की बात, लेकिन इन सब के केंद्र में तो इंसान है। बिना कुशल लोगों के ये ब्लू सिटीज कैसे चलेंगे? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, उसका क्या महत्व है?
आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। हम कितनी भी अच्छी नीतियां बना लें, कितना भी पैसा लगा दें, अगर हमारे पास इन आधुनिक बंदरगाहों और उनसे जुड़ी सेवाओं को चलाने के लिए कुशल लोग नहीं हैं, तो सब व्यर्थ है। सही बात है। भविष्य के रोजगार पारंपरिक बंदरगाह की नौकरियों से बहुत अलग होंगे। डिजिटल लॉजिस्टिक्स, फिनटेक सॉल्यूशंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोर्ट एनालिटिक्स, पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन, इन क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग होगी। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे कुशल लोग पर्याप्त संख्या में हैं? ये स्किल्स गैप वाली बात तो एक बड़ी चुनौती लगती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है और समाधान है मानव पूंजी में रणनीतिक निवेश। हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को आधुनिक बनाना होगा। उनमें समुद्री सेवाओं से जुड़े नए कोर्स शुरू करने होंगे। पूर्ण है। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और लॉजिस्टिक्स व शिपिंग कंपनियों के बीच मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपीज बनाना, ताकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक हो। एग्जैक्टली ताकि जो सिखाया जाए वो काम आए। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबकी, खासकर युवाओं और महिलाओं की, जो अक्सर इन क्षेत्रों से बाहर रह जाती हैं, उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करना पूरी ब्लू इकोनॉमी के समावेशी विकास के लिए नींव का पत्थर है। चलिए अब सिद्धांत से हटकर एक जमीनी उदाहरण देखते हैं। मोरक्को का टेंजा मेड बंदरगाह। टेंजा मेड इसे अक्सर ब्लू सिटी की अवधारणा के एक सफल उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। सुना ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। हाँ, टेंजा मेड एक शानदार केस स्टडी है। ये न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है 2024 में लगभग 9 मिलियन TEU क्षमता के साथ, बल्कि दुनिया के टॉप 20 बंदरगाहों में शामिल है। 9 बिलियन TEU? जी, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ आकार में नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट हब नहीं है, बल्कि एक विशाल औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। औद्योगिक प्लेटफॉर्म? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बंदरगाह सीधे एक बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ से जुड़ा हुआ है, जहां ऑटोमोटिव, एरोनॉटिक्स, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और यहां तक कि फाइनेंस जैसे क्षेत्रों की 1400 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं। 1400 से ज्यादा कंपनियां? हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैश्विक शिपिंग सब एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड है। ये तो कमाल है। इस सफलता के पीछे मोरक्को की रणनीति क्या रही? क्या खास किया उन्होंने? देखिए, उनकी रणनीति मल्टी डायमेंशनल थी। एक तो उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPPs का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। इससे भारी मात्रा में निजी निवेश आया। दूसरा, सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रणनीतिक निवेश किया। और तीसरा, जैसा हमने पहले चर्चा की, उन्होंने मानव पूंजी पर बहुत ध्यान दिया। स्थानीय युवाओं को बंदरगाह और SEZ में नौकरियों के लिए ट्रेन करने के लिए विशेष संस्थान स्थापित किए। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। बिल्कुल। इन सब के मिले जुले असर से मोरक्को अपनी व्यापार वित्त पोषण की बाधाओं को काफी हद तक कम करने में सफल रहा और खुद को यूरोप और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गेटवे के रूप में स्थापित कर पाया। और हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी जिसने टेंजा मेड की अहमियत को और उजागर किया। शिपिंग की दिग्गज कंपनी मर्स्क। हाँ, मर्स्क वाली खबर। हाँ, वो अपनी एक प्रमुख सेवा MCL जो भारत, मध्य पूर्व को अमेरिका से जोड़ती है, उसे स्पेन के अल्जीरस से हटाकर 2025 से टेंजा मेड पर ला रही है। उनका कहना है कि इससे शिपिंग टाइम में 5 दिन बचेंगे। जी, 5 दिन। ये तो भूमध्य सागर के लॉजिस्टिक्स नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और ये घटना दर्शाती है कि सही नीतियां, दूरदर्शी निवेश और मानव पूंजी पर फोकस, इनके साथ ग्लोबल साउथ के देश भी स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं। वो संरचनात्मक पूर्वाग्रहों को तोड़ सकते हैं और वैश्विक समुद्री नेटवर्क में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। टेंजा मेड सिर्फ मोरक्को के लिए नहीं, बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक प्रेरणा है कि हाँ, ये संभव है। तो टेंजा मेड मॉडल से हम क्या मुख्य सबक सीख सकते हैं? ऐसा लगता है कि वित्त, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और मानव पूंजी, इनके पीछे गहरा तालमेल जरूरी है। तो इसका अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या मतलब है? वो अपनी ब्लू सिटीज की क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। टेंजा मेड यही दिखाता है कि एक टुकड़ों में बटा नहीं, बल्कि एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। ब्लू सिटीज के पूरी क्षमता को खोलने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। जैसे कि पहला, व्यापार, वित्त,
वास्तुकला में सुधार, जैसा हमने चर्चा की, क्रेडिट स्कोरिंग को बेहतर बनाने के लिए ओपन डेटा शेयरिंग को बढ़ावा देना, क्षेत्र क्रेडिट रजिस्ट्री बनाना और व्यापार दस्तावेजीकरण को डिजिटल और सरल बनाना ताकि फाइनेंस ज्यादा सुलभ हो। ठीक है, फाइनेंस सुधार। दूसरा, समुद्री बीमा में नवाचार, स्थानीय अंडरराइटिंग क्षमताओं को विकसित करना जरूरी है, जो एआई और सैटेलाइट डेटा जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके ग्लोबल साउथ के बंदरगाहों के लिए जोखिम का ज्यादा सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन कर सके। लोकल डेटा और नई तकनीक का इस्तेमाल। जी। और बंदरगाह के विकास को शहर के विकास से कैसे जोड़ा जाए? अक्सर हम देखते हैं कि पोर्ट तो चमक रहा होता है, लेकिन आसपास का इलाका पिछड़ा रह जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा कदम यही है बंदरगाह विकास और शहरी नियोजन का गहरा संरेखण। इसके लिए ऐसे गवर्नेंस मॉडल बनाने होंगे जिनमें बंदरगाह प्राधिकरण और शहर प्रशासन मिलकर काम करे, मतलब कोऑर्डिनेशन हो। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करना होगा कि बंदरगाह के विकास का लाभ, जैसे नौकरियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, राजस्व, वो आसपास के समुदायों तक भी पहुंचे और क्षेत्रीय असमानताएं कम हो। और चौथा, मानव पूंजी रणनीतियां। समुद्री सेवाओं से जुड़े कौशल को राष्ट्रीय शिक्षा और रोजगार नीतियों का अभिन्न अंग बनाना होगा ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए एक तैयार वर्कफोर्स मिल सके। इन सब में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, जैसे IMO, WTO वगैरह? उनकी भूमिका बहुत अहम है। वो नीतिगत सामंजस्य बनाने, तकनीकी सहायता देने और वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, IMO, विश्व व्यापार संगठन, WTO और क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक जैसे कि अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, AFCFTA सचिवालय, ये सभी संस्थान मिलकर एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे ग्लोबल साउथ के बंदरगाह सिर्फ माल उतारने चढ़ाने की जगह से आगे बढ़कर ब्लू सिटीज बन रहे हैं, सेवा आधारित तकनीक संचालित आर्थिक केंद्र। जी। हमने व्यापार, वित्त और बीमा में संरचनात्मक चुनौतियों को समझा, लेकिन साथ ही मानव पूंजी के निर्णायक महत्व को भी पहचाना। और मोरक्को का टेंजा मेड मॉडल दिखाता है कि रणनीतिक योजना, साझेदारी और एक एकीकृत दृष्टिकोण से इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। बिल्कुल। निष्कर्ष यही है कि इन ब्लू सिटीज की जो अपार क्षमता है, उसे हकीकत में बदलने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी, मानव कौशल और सहायक सरकारी नीतियों का एक समन्वित संगम आवश्यक है। ये न केवल इन क्षेत्रों में तेज आर्थिक विकास लाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि ये विकास समावेशी हो, टिकाऊ हो और इसका लाभ समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु, जैसे जैसे ये ब्लू सिटीज डेटा और डिजिटल सेवाओं पर ज्यादा निर्भर होते जाएंगे, साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे और डेटा संप्रभुता, यानी अपने देश के डेटा पर किसका नियंत्रण हो, इससे जुड़े जटिल मुद्दे उनके विकास और वैश्विक एकीकरण को किस तरह प्रभावित करेंगे। ये निश्चित रूप से भविष्य की एक अहम चुनौती है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। समुद्री अर्थव्यवस्था, वैश्विक सप्लाई चेन, शहरी विकास, तकनीक का प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सभी पहलू, जैसा हमने कहा, UPSC की तैयारी और नीति निर्माण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है PRF के विश्लेषण पर आधारित हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस चर्चा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।